नमस्कार। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी खास पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा है। मेरे साथ फ्रेम पर आपको अजीत बिसारिया जी दिखाई दे रहे हैं, अमर उजाला के हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। और जिस बारे में हमको बात करनी है उसके बारे में काफी कुछ अंदर खाने की खबर अजीत जी आपके पास है। विषय है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का एकदम से जो पीडीए का ए है वो अल्पसंख्यक से अगड़ा कैसे बदल गया। मैं बात कर रहा हूं विधानसभा में खास तौर पर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का चुनाव हुआ है। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी को आप लंबे समय से कवर करते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनकी रणनीतियों किस आधार पर होती है उस बात को आप बखूबी समझते हैं। ये माता प्रसाद पांडे के चुनाव के पीछे के कारण क्या है, पहले तो आप ये बताइए। देखिए उत्कर्ष जी, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उससे सपा ऊपरी तौर पर या सपा के नेता बाहरी तौर पर बहुत उत्साहित हम सबको दिख रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि वे बहुत सचेत हैं और सचेत हैं आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर और आगामी जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा उसको लेकर वे सचेत हैं और अभी से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और उन तैयारियों के क्रम में ही ये निर्णय लिया गया कि माता प्रसाद पांडे जी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का स्थान दिया जाए, नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाए। और ये पद हम सब लोग जानते हैं बहुत गर्मापूर्ण संवैधानिक पद है, लेकिन अभी अखिलेश यादव जिस पद पर थे उस पर माता प्रसाद पांडे जो है पदासीन हुए हैं। इससे भी इसका महत्व हम समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने, जबकि अगर हम देखें तो जो हमारी जानकारी है जहां तक शिवपाल यादव भी चाहते थे, इस रेस में थे, वो चाहते थे कि हमको ये पद मिले। और हम लोग जो सब मीडिया के लोग जो आकलन कर रहे थे वो कर रहे थे कि पीडीए से ही, क्योंकि लोकसभा में जो सफलता मिली है वो पीडीए की रणनीति के तहत मिली है। पीडीए माने हम लोग जानते ही हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो ये मान रहे थे कि इनमें से ही इंद्रजीत सरोज होंगे, दलित हैं तो, या तूफानी सरोज होंगे। मैंने आपकी खबर देखी, इंद्रजीत सरोज, तूफानी सरोज, रामाचल राजभर, लेकिन माता प्रसाद पांडे फिर वो कैसे? देखिए, माता प्रसाद पांडे का जब कल विधानमंडल दल की बैठक थी उसमें भी माता प्रसाद पांडे का नाम नहीं आया। हालांकि अखिलेश यादव ने एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि हम 2 साल बाद चुनाव होना है और हम निर्णय ऐसा लेंगे जो उस चुनाव के मद्देनजर हो। ये उनकी एक रणनीतिक बात थी जो अनौपचारिक बातचीत में सामने आई थी और उसको हमने देखा भी कि उस बातचीत आपसे थी, कार्यकर्ताओं से थी? नहीं, ये बातचीत हम लोगों से थी, पत्रकारों से थी, है ना। तो अब हम लोगों ने देखा कि देखिए, अखिलेश यादव में यह है कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या जब भी कोई भी इवेंट ऐसा होता है जिसमें मौजूद रहते हैं तो वो पत्रकारों के सवालों को लेते हैं। औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ही बात और वो अनौपचारिक रूप से भी बात करने के लिए ये सहज उपलब्ध है। देखिए, ये बात जो है वो मैं कहूंगा जी। तो अब देखिए, अखिलेश यादव की सोच क्या है या सपा का जो वर्तमान नेतृत्व है उसकी सोच क्या है कि पीडीए तो हमारे साथ है भाई, पिछड़े के काफी वोट उनको मिले, यादव तो उनके साथ पहले ही था, गैर यादव वोटों को भी उन्होंने जो हासिल किए, उनको दलितों का भी एक हिस्सा उनको मिला, वो अलग बात है। जो मुद्दे हैं वो सब है। अल्पसंख्यकों का तो हम जानते ही हैं, बिल्कुल एकदम कंसोलिडेटेड जो है होकर आज वो जो उनका वोट बैंक जो है कंसोलिडेट है, वो उनका एकदम बहुत दृढ़ता के साथ उनके साथ खड़ा है, वो इधर देख ही नहीं रहा है जी। और कांग्रेस के जुड़ने से ये उनकी रणनीति, पीडीए की रणनीति जो है खासकर अल्पसंख्यकों को लेकर, वो और मजबूत हुई। अब सवाल ये, पीडीए उनके साथ है और उनको 32-33% उनको वोट मिला है। अब यूपी में सरकार बनाने के लिए उनको जाना है 45-50% तक। वो 45-50% या 10-15% का जो मार्जिन है वो ये कैसे जुटाएंगे? तो उसके लिए एक रणनीति है कि भाई जो वोट को प्लस कर सके ऐसे निर्णय लो, और जब सत्ता आ जाए तो चाहे चाचा हो, शिवपाल यादव जी हो या और लोग, हम सबका भला कर पाएंगे। अगर सत्ता ही नहीं आई है ना, तो फिर हमारे पास पद लिमिटेड है। ये अखिलेश यादव की, मुझे लगता है ये अखिलेश यादव की सोच है। और इसीलिए उन्होंने जो है माता प्रसाद पांडे जी पर दांव लगाया ताकि ब्राह्मण और अगड़े वोटों को वो साध सकें। और ये वो सपा है
जिसने 2019 के ये वो सपा है जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारे हिंदुस्तान में 60% संपत्ति चंद अगड़ों के पास है। यानी उन्होंने डिवाइड को इतना ज्यादा अगड़ा और पिछड़ा किया था उस समय, जो है अगड़ा और जो है गैर आरक्षित और आरक्षित वर्ग में इस तरह से समाज को अपने घोषणा पत्र में बांटा था। और हम देखते हैं कि अब उन्होंने अपनी रणनीति को बदलते हुए ब्राह्मण कार्ड खेला है, और इसका उद्देश्य आप अनुभवी है, माता प्रसाद पांडे जी अनुभवी है, दलितों पिछड़ों में भी कई नेता अनुभवी है, लेकिन माता प्रसाद पांडे जी उस पद के योग्य भी है। लेकिन सबसे बड़ी उनकी योग्यता यह है कि वो ब्राह्मण जाति से हैं, ब्राह्मण जाति के लोगों के नेता माने जाते हैं, उनके बीच उन्होंने काम किया है, और अखिलेश यादव को उन्हें इस पद पर बैठाने में, नेता प्रतिपक्ष का पद देने में चुनावी दृष्टि से फायदा भी नजर आ रहा है। ठीक है अजीत जी, मैं आपको थोड़ा और आगे करूंगा बस। जी, हाँ, जी। अब मैं जो एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, 2-3 सवाल और हैं जो उससे निकल कर आते हैं, और मैंने आपकी वो अमर उजाला की पूरी स्टोरी और उसको हम उसका लिंक भी इस चर्चा के नीचे डाल देंगे, हमारे दर्शक पढ़ पाएंगे जो आपने की है। उससे इतर 2-3 सवाल जो घूम रहे हैं, एक मेरे सामने मायावती जी का एक ट्वीट है, उन्होंने इस पूरे एक्शन के बाद एक बाकायदा ट्वीट किया, मतलब हालांकि किसको नेता विपक्ष बनाना है या किसको नेता बनाना है विधानमंडल दल का, ये पार्टी का फैसला है, लेकिन उसके बावजूद जब विपक्षी पार्टियां इस तरीके का रिएक्शन करें, 2 रिएक्शन आए। एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कहा कि देखिए बहुत बधाई, लेकिन ये पीडीए को धोखा है, और दूसरा ट्वीट आता है मायावती का जिसमें वो बोलती हैं कि सपा में एक जाति को छोड़कर बाकी किसी भी पीडीए की कोई जगह नहीं है, और उसके बाद वो ब्राह्मण वर्ग को साधने की कोशिश करती हैं। वो ये कहती है कि ब्राह्मण समाज की तो बिल्कुल जगह नहीं है, इनका विकास और उत्थान केवल बीएसपी ने किया है। 2 अलग पहलू हैं, मतलब एक ये बता रहा है कि पिछड़ों की जगह नहीं, और दूसरा ये बता रहा है कि ब्राह्मणों का हमसे बेहतर किसी ने नहीं किया। ये कास्ट की पॉलिटिक्स एकदम से इतनी तेज कि अखिलेश यादव के इस मूव के कारण हुई, या इसके नुकसान दोनों ही पार्टियों को बराबर दिख रहे हैं, भाजपा और बसपा, इसलिए 2 बड़े नेताओं के रिएक्शन आए? देखिए, सपा अगर यूपी में जिस तरह से बढ़ी है, जाहिर बात है कि पिछले 2 चुनाव, लोकसभा चुनाव देखें तो भाजपा की कीमत पर बढ़ी है, भाजपा घटी है, सपा बढ़ी है। और यही बात है कि भविष्य में भी अगर सपा बढ़ेगी तो इसका नुकसान भाजपा को होगा, भाजपा के साथ साथ मायावती जी को भी, बसपा को भी नुकसान होगा। और 2007 में जो जिस सोशल इंजीनियरिंग की हम बसपा की बात करते हैं, वो ब्राह्मणों की और दलितों का ये गठजोड़ था कि ये लोग एक साथ आ जाएं तो, और थोड़ा मुस्लिम आ जाए तो हम सरकार बना लेंगे। अब जब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण जाति से दिया है, तो मायावती जी को लग रहा है कि ब्राह्मणों के साथ आने की जो भविष्य में हमारी उम्मीद है वो भी धूमिल होती हुई दिख रही है। इसलिए उन्होंने एक ऐसे मामले में जो सपा का एकदम अंदरूनी मामला है, किसको बनाए किसको ना बनाए, उस पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी। ये उन्हें अपना वोट बैंक, जो उसको भविष्य में जो उन्हें उम्मीद था कि मिल सकता है, उन्हें लगा कि इससे वो उनकी जो उम्मीदें हैं, जो संभावनाएं हैं, उन पर पानी फिरेगा, इसलिए उन्होंने ये बात बोली। रही बात केशव जी की, तो केशव प्रसाद मौर्य ने, जहां तक मुझे लगा है कि ये पीडीए को धोखा है, ये नहीं कहा है शायद, जहां तक मैं उनका एक बार और देखूंगा। मैं आपको वो ट्वीट बता देता हूँ। देखिए, उन्होंने ये लिखा है कि पीडीए चालीसा पढ़ने वाले दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है, जो उन्होंने लिखा है, और ये असलियत सामने आने की बात वो कह रहे हैं। इसके साथ साथ एक तो उन्होंने कहा कि पीडीए से सामने आने वालों को मायूसी है, उसके साथ जो उन्होंने बधाई दी थी सबसे पहले, उसमें उन्होंने बात लिखी थी कि देखिए उन्होंने पिछड़ों दलितों को धोखा दिया है, जो मैं आपको वो ट्वीट भी दिखा पा रहा हूँ, वो हम अपने दर्शकों को फिर वो नीचे लगा देंगे। सपा के पीडीए का मतलब बहुत बड़ा धोखा है, ये उन्होंने कहा है। और मैं फिर कहूंगा कि अखिलेश यादव, जब केशव मौर्य ने जो इस पर प्रतिक्रिया दी है, जाहिर बात है कि अखिलेश यादव का ये जो तीर है माता प्रसाद पांडे के रूप में, कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा होगा कि आने वाले समय में उनको, उनके वोट बैंक को, क्योंकि ब्राह्मण जो है इस समय फिलहाल पिछले 2-3 चुनावों में हम देख रहे हैं बहुत दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़ा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा में भी लग रहा होगा कि इस कदम से जो है कहीं उनका ये वोट जो है खिसके ना, इसलिए उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। और साथ में इसके साथ साथ ये भी असंतोष पैदा करने की कोशिश की है कि भाई जो पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक है, उनमें से किसी को बनाते, जिनके दम पर आप 37 सीट्स जीते हैं, 37 सीटें आप लोकसभा में जीते हैं, आप उनको बनाते, आपने उनको नहीं बनाया। तो कुल मिलाके उनके अंदर जो असंतोष है, भाई जाहिर बात असंतोष है ही, क्योंकि इस पद के पिछड़े भी वो थे, दावेदार थे, और
दलित भी दावेदार थे जो नेता हैं सपा के अंदर। तो एक उन्होंने असंतोष को बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि उन्हें लग रहा है कि अगर माता प्रसाद पांडे के, जो मेरा आकलन है कि माता प्रसाद पांडे को बनाने से अगर ब्राह्मण वोट थोड़ा सपा की तरफ शिफ्ट भी हो तो दलित और जो पिछड़ा वोट है उसको वो हम वापस ले सकें। भाजपा की तरफ हम लोग ले सके। चलिए, एक पत्रकार की हैसियत से मैं दो तीन ऐसे सवाल पूछता हूँ जो आकलन पर निर्भर ज्यादा है। पहला, जो आपने थोड़ा सा जिसके बारे में एक लाइन कही भी अपने सबसे पहले जवाब में, शिवपाल सिंह यादव की राजनीति का भविष्य का, लोकसभा के उम्मीदवार थे, फिर टिकट बदला, बेटे को टिकट मिला, बधाइयों से आदित्य यादव जीते। माना जा रहा था कि जब पूरी फ्रंट रो खाली हुई है, और फ्रंट रो में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे उन तमाम दर्शकों को समझने के लिए कि भाई अखिलेश यादव सिर्फ उत्तर प्रदेश की विधानसभा से नहीं गए, इसके अलावा आप मुझे बताइए कि अवधेश पासी जो बिल्कुल बगल में बैठते थे वो जगह खाली हुई। प्रसाद जी गए। हाँ, मेरे ख्याल से रामाचल राजभर नहीं, लालजी वर्मा भी पहली सीट पर बैठते थे, हाँ, उनकी जगह भी गई, फ्रंट रो पर बैठते थे। तो अब पूरी लीडरशिप नई विधानसभा में लानी पड़ी है। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव वहां पर भी फिट नहीं हुए। प्रदेश अध्यक्ष एक समय पर वो होते थे, लेकिन अब वो वहां पर भी नहीं है, लोकसभा के उम्मीदवार भी नहीं है। शिवपाल सिंह यादव के राजनीतिक भविष्य को आप एक पत्रकार के तौर पर, खास तौर पर जो समाजवादी पार्टी को लंबे समय से जानते हो, आप कैसे देखते हैं? देखिए उत्कर्ष जी, ये सवाल, इसका जवाब बहुत आसान नहीं है, इसीलिए वो आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान नहीं है। लेकिन एक बात है कि हम वर्ष 2016 को याद करें कि शिवपाल यादव जी और अखिलेश जी, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो 15-16 में इनकी रिफ्ट जो है, इनके बीच की जो दरार है वो सार्वजनिक थी, मंच से सार्वजनिक हुई थी। और नेताजी के बाद ये बात ठीक है। उसके बाद 2017 के बाद जो है शिवपाल जी दूसरी जगह भी गए। 2019 का चुनाव अपने मोर्चा और गठबंधन बनाया, दल बनाया, प्रसपा बनाई, समाजवादी पार्टी बनाई लोहियावादी, और उसके साथ उन्होंने काम किया। बाद में नेताजी के निधन के बाद अखिलेश जी को भी लगा कि भाई हम मैनपुरी है, और मैनपुरी एक ऐसा फैक्टर था जो उपचुनाव हुआ, जो नेताजी के निधन के बाद खाली हुआ था, कि शिवपाल जी उनके साथ आए। डिम्पल यादव का चुनाव लड़वाया, पूरा प्रचार किया। हाँ, क्योंकि शिवपाल जी को भी लग गया था कि सपा से बाहर जाके वो कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, और अगर भाजपा के साथ, जैसा कि चर्चा चल रही थी, अगर उनके साथ जाते हैं तो उनकी जो राजनीति है वो राजनीति खिलेगी नहीं उनकी, जैसा एक पॉलिटिशियन की वो रहती है। लेकिन मेरा जो आकलन है कि शिवपाल जी को लेकर अखिलेश यादव जी जो 2015, 16, 17 में जो रिफ्ट एकदम खुलकर सामने आई थी, जो उसके बाद वो अलग हुए थे, तो बेशक वो उनके साथ हैं, आए हैं, लेकिन जो है उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शिवपाल जी जो है उनको लेके वो सशंकित रहती है, अखिलेश यादव जी, जो मुझे लगता है। आपको जो लगता है, अगर उसको मैं एक दोहे में कहूँ, और रहीम जी ने बहुत पहले लिख दिया कि वो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जुड़े से वो ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो वो जुड़ तो गया, लेकिन वो शायद एक हल्की गांठ रह गई। देखिए, बहुत एक लंबे संघर्ष के बाद उत्कर्ष जी, और आयोग से लड़ाई के बाद भी अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी पर अपना जो है अपना प्रभुत्व कहना चाहिए, है ना, वो स्थापित किया है। और वो ऐसा कोई काम भविष्य में भी नहीं करना चाहते जिससे कि आने वाले समय में भी जो भी इसके उत्तराधिकारी उनके बने, उनके लिए भी कोई दिक्कत खड़ी हो। इसलिए मुझे लगता है शिवपाल यादव जी को ठीक है, लेकिन जब जो है इस तरह का पद देने की बात है। अच्छा, मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, अगर सरकार बन जाए, मान लीजिए सपा की, हम एक इमेजिन करें, जो आपने पहले सवाल में कहा था हल्का सा, अगर सरकार बन जाए तो शिवपाल जी को, अखिलेश यादव जी को एडजस्ट करने में मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होगी। आपने पहले सवाल के जवाब में बखूबी कहा ना कि जब देने को बहुत कुछ हो तो दिक्कत नहीं होती है। तब दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अभी फिलहाल लिमिटेड है, उसमें अखिलेश यादव बहुत सोच समझकर एक पेशेवर राजनीतिक सोच, एक पेशेवर राजनीतिज्ञ को जो फैसला लेना चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने फैसला लिया। अंतिम सवाल, और वही जो आपने बताया था, इस कैलकुलेशन का ही जुड़ा सवाल है, वो भी बतौर पत्रकार मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि एक मतलब पर्सपेक्टिव हमने देखा था, एक पूरा का पूरा माहौल हमने देखा था, जो आपने कहा आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के बीच में एक अंतर, नारों में, भाषणों से जिक्र। समाजवादी पार्टी के अंदर के कई नेता बताते हैं जो प्रकाश से आते थे, उनके लिए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होती थी टीवी डिबेट वगैरह में या सार्वजनिक डिबेटों में जाकर बात करना, कि कैसे उनसे जब व्यक्तिगत सवाल पूछे जाए। अखिलेश यादव की जो सबसे हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप उसमें मौजूद थे, उसमें उन्होंने एक इशारा किया था कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम पदों को देखिए, अपर कास्ट में भी अखिलेश यादव एक वोट बैंक को अलग कर रहे हैं माता प्रसाद पांडे को चुनकर, और एक दूसरे वोट बैंक की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पूरी राजनीति उसके इर्द गिर्द हो रही है। जितना हम समझ पा रहे हैं उनके मूव को देखकर, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप देख लीजिए
कौन लोग हैं बड़े बड़े पदों पर, और उसके बाद उन्होंने अब जो किया है, जिसके कारण आपने पहले सवाल में बताया कि माता प्रसाद पांडे वो ब्राह्मण कार्ड के पीछे का राज क्या है। क्या पीडीए नारा उतना ही कंसोलिडेट हो पाएगा, क्योंकि अब उस पर जो डेंट मारने की कोशिश हमको दिख रही है भाजपा की ओर से, वो कायम रहते हुए उसमें ये जो ब्राह्मण जोड़ने की तैयारी है, इसको सिर्फ अगड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगड़ों में एक डिवाइड दिख रहा है अखिलेश यादव के कम से कम मंचों से या उनके अपने बोलने और उनके एक्ट से। क्या ये प्लस होगा या उधर कुछ माइनस और उधर कुछ प्लस होगा, आपको क्या लगता है? अगड़ों की बात कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि पीडीए वैसे ही बना रहेगा और उसमें अगड़ों में से ब्राह्मण आ पाएगा, या जो आपने कहा कि केशव जी वाली जो कोशिश है कि इधर कुछ टूटेगा तो उधर से कुछ आएगा, कुल मिला के आगे क्या दिखता है? देखिए उत्कर्ष जी, कोई एक स्ट्रेटजी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हर चुनाव में नहीं चलती। हम देख लें, अयोध्या मंदिर पिछले 2-3 चुनावों में, 4 चुनावों में चला, इस चुनाव में यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं हम, नहीं चला, बनने के बाद नहीं चला। हाँ। और यहाँ तक कि नहीं चला कि अयोध्या सीट ही भाजपा हार गई, हम सब लोग जानते हैं जी, फैजाबाद, और वो अवधेश पासी को वो एकदम वो पद मिला है वैसा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जहाँ बिल्कुल एकदम कहना चाहिए जो जो मंदिर मुद्दे का जो बिल्कुल हार्टलैंड था। एक इनसाइड आप दे सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए, अवधेश पासी की पार्टी के अंदर अब तवज्जो इतनी बड़ी है कि अवधेश पासी जो कुछ कहेंगे होगा वो समाजवादी पार्टी के जो मीडिया प्लेटफॉर्म से उनसे बखूबी प्रसारित किया जाएगा, ये दिखना शुरू हो गया है। देखिए, अवधेश प्रसाद जी मुलायम सिंह जी के समय के नेता हैं, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अखिलेश सरकार में भी वो जो है महत्वपूर्ण विभाग उनके पास थे, और मुलायम सिंह जी भी उनका सम्मान करते थे, अखिलेश यादव जी भी अवधेश प्रसाद जी का सम्मान करते हैं, उनकी राय को तवज्जो देते हैं, उनकी राय पर ध्यान देते हैं, और फिलहाल अयोध्या से जीते हैं, इसलिए उनका पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक महत्व सपा स्थापित करने की, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि हम डिवाइड पॉलिटिक्स जो बीजेपी की सपा के अनुसार जो है उसमें हमने अवधेश प्रसाद जीते, इसका मतलब उनको नकारा है। मैं बीच में आपको फिर रोकूंगा, बड़ा दिलचस्प है देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत कितनी, कि आप बोलते हैं अयोध्या से जीते, यही भाजपा हमेशा बोलती थी अयोध्या कहिए, लेकिन जब अवधेश पासी जी की जीत का जिक्र आता है तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उसको फैजाबाद बोलने लग जाते हैं, फिर वो अयोध्या नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो शायद टीस होती है थोड़ी सी वहां की हार के कारण। मैं मूल सवाल पर लौटता हूँ, वो जो हम पूछ रहे थे कि इस तमाम मूव से, और जिस पर आपने कहा कि एक मूव किसी या एक चुनाव में, एक स्ट्रेटेजी सारे चुनावों में नहीं चलती। भाई मैं कह रहा हूँ जो पीडीए जो है, भाई अखिलेश यादव को पीडीए है, लोग साथ आए हैं, लेकिन उस वोट बैंक में कुछ ना कुछ प्लस लगातार करते रहना है। और देखिए, ये जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है वो राजनीति पर भी लागू होता है, या तो आप आगे बढ़ेंगे या आप पीछे बटेंगे, आप पीछे हटेंगे, आप सामने नहीं रह सकते, आप स्थिर नहीं रह सकते, कांस्टेंट आप नहीं रह सकते, आपकी स्थिति ये नहीं बनी रहेगी, या तो ऊपर जाएंगे या आप नीचे आएंगे। और अखिलेश यादव चूंकि जो है लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और वो राजनीति करके आ रहे हैं, वो राजनीति करते हुए पैदा हुए हैं, अगर हम लोग देखें इस तरह से जो है, ठीक बात है ना, वो राजनीति का कुर्ता पहन के पैदा हुए, तो वो जानते हैं इस बात को कि भाई ये पीडीए जो हमारे साथ है, इसमें हम अगर हमको प्लस करना है तो हमको अन्य वर्ग जो है लेके आएंगे। और फिर मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें मायावती जी का, काशीराम जी का भी नाम लूंगा, अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी का भी नाम लूंगा। इन्होंने हमेशा पिछड़ों की और दलितों की बात की। मायावती जी का, काशीराम जी का फोकस दलितों पर था, इनका पिछड़ों पर था जी। और दोनों ने ही उन्होंने, काशीराम जी ने पिछड़ों की भी बात की, मायावती जी ने भी की, इन्होंने भी दलितों की बात की, समाजवादी पार्टी ने भी, मुलायम सिंह जी ने भी। लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अगड़े हमारे वर्ग शत्रु हैं। जब हम ये समझने का, भाई राजनीति जो है वो एक, राजनीति को अगर हम समझना चाहते हैं तो राजनीति की जो डायलेक्टिक्स है, या हिंदी में कहें तो राजनीति का जो द्वंद है, जो राजनीतिक द्वंदात्मक संबंध है, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। इन्होंने कभी अगड़ों को, दोनों पार्टियों ने, ना बसपा ने ना सपा ने, शुरुआत की बात छोड़ दे बसपा की, क्योंकि वो उस समय था कि उन्होंने दलितों में अपना एक बेस बनाना था। से उठना एक अलग बात होती है, लेकिन स्थायी राजनीति करने में कोई राजनीतिक तौर पर छूट नहीं रहता। अब इसीलिए देखिए, आप जनेश्वर मिश्र जी को सपा में बहुत सम्मान दिया गया है ना, या जो है आज भी जो है जो मिश्रा, सतीश मिश्रा जी डे 1 से जो है काफी लंबे समय से, पिछले विधानसभा चुनाव में तो वो बाकायदा उन मीटिंग्स को लेने निकले थे जो ब्राह्मण वर्ग के बीच में हो। मायावती जी ने उनको ये जिम्मेदारी दी थी, और तो सार्वजनिक तौर पर दी थी। हमको ये बात कहा है कि सपा बसपा दोनों ने जो है पिछड़ों और दलितों की बात की, लेकिन अगड़ों को कई वर्ग शत्रु नहीं बताया। हाँ, ये बताया कि हम इनके साथ ज्यादा है, और उसको हम लोग अक्सर सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। इनके साथ ज्यादा है, हम अगड़ों को भी। और एक बात और भी देखनी है, इन दोनों पार्टियों का हम देखें, इन्होंने हमेशा जो बात कही कि हम इस संविधान का जो है वो सम्मान करते हैं। जब आप संविधान का आप ये बात कहते हैं, तो फिर आप कैसे कह देंगे कि हम अगड़ों के दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि हमारा संविधान सब धर्म सभी जातियों को, तो ये है। हम लोग
कभी चुनावी फायदा लेने के लिए वो अगड़ों के और दलितों के वो अगड़े पिछड़े कर देते हैं, या पिछड़ों का दलितों का जो है उनकी मांग को ज्यादा उन पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये समझ लेना कि अगड़ों को इन पार्टियों ने अपना क्लास एनिमी, वर्ग शत्रु समझ लिया है, ऐसा ये नहीं। समझ लेना, ये सही राजनीतिक विश्लेषण नहीं होगा। और ये आज से नहीं है, ये काशीराम जी के समय से और मुलायम सिंह जी के समय से चला आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत जी, ढेर सारे इनसाइड आपने बताए। लेकिन कुछ खासियतें हैं, जैसे इन्होंने मुस्कुराते हुए एक चीज बता दी ना कि अनौपचारिक चर्चाएं खूब होती हैं, तो बड़ी पार्टियों से और बड़े नेताओं से जुड़ी कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो एक दर्शक होने के नाते, और उत्तर प्रदेश की सियासत में जो दिखता है उसके पीछे के कारण क्या है, वो क्यों हो रहा है। अजीत जी ऑन कैमरा वादा ले रहे हैं कि उसको हम लेकर आपके बीच में लगातार नियमित अंतराल पर आते रहेंगे। ये अंतराल बड़े नहीं हो, चुनावों के दौर में आपने अजीत जी को खूब सुना देखा है, लेकिन अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर इस तरीके की चर्चाएं, और खास तौर पर अब जब सारा फोकस उपचुनावों से ज्यादा 2027 को लेकर देखने को मिल रहा है, तो देश के सबसे बड़े सियासी प्रदेश से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।